राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लरिकल के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट ही है एंड ऑफ कोर्स मैं इसी में जॉब करती हूँ। 2022 में मैं सिलेक्ट हुई थी और वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बैंकिंग एग्जाम्स का फर्स्ट नहीं था, आईबीपीएस क्लरिकल का मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। बिकॉज हमेशा रहता था कि ऑफिसर ही सिलेक्ट होना है, तो मोस्टली टाइम ज़्यादा फोकस वहीं पे रहता था। बट हाँ, वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था आईबीपीएस क्लरिकल का एंड मैं उसी का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख के लास्ट में डिसअपॉइंट नहीं होगे कि अरे क्या टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड तक ज़रूर देखिएगा, इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली हम बात करेंगे प्रीलिम्स पर। तो प्रीलिम्स में मेरा तो हमेशा से ही रहा है, ना ही सिर्फ आईबीपीएस क्लरिकल के लिए नहीं, मेरा हमेशा से यही रहता है कि वैसे प्रिपरेशन मेरी ऑन ही रही थी, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ हो ना हुआ हो। बट हाँ, एक जो नोटिफिकेशन आने वाला होता है या 2-3 महीने पहले का जो माहौल होता है वो अलग होता है। तो उसमें ये था मेरा हमेशा से कि 2 टेस्ट मैं लगाती थी 2 मंथ जब रहते थे प्रीलिम्स के, क्योंकि इसका कैलेंडर पता होता है कब एग्जाम्स होने से फिक्स होता है। और जब 1 मंथ रहता था ऑलमोस्ट, तो मैं 3 टेस्ट पे आ जाती थी। एंड ऑफ कोर्स 10-12 दिन जब रहते थे तो 4-4 टेस्ट भी देती थी। टेस्ट देने से क्या होता है कि हमें हमारी वीकनेसेस पता लगती है, हम कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हमारा क्या पॉइंट वीक जा रहा है, हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, हम पैनिक तो नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें हमें टेस्ट से पता लगती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको इस चीज़ का अच्छे से पता होगा कि मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑफ कोर्स उसका जो एनालिसिस है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम टेस्ट दे लिए और देखो हमारी रैंक आ गई कि अच्छी परसेंटाइल आ गई, देखो रैंक से तो कुछ नहीं होता है, कोई टेस्ट ईजी होता है कोई टफ होता है। एट द पॉइंट टाइम बात ये होती है कि जो आपका परसेंटाइल है वो 90% अबव होना चाहिए। वही मतलब होता है 85 से प्लस भी अच्छा होता है, बट ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपका 90+ परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए। उसमें ये क्या होता है कि 90% का मतलब है कि आप अच्छा खासा स्कोर कर पा रहे हो, मतलब जो टॉपर्स कर पा रहे हैं वही आप कर पा रहे हो। तो वो एक अच्छा मतलब पैरामीटर होता है। परसेंटाइल पे फोकस करो, कभी कभी भी अपने मार्क्स पे या फिर कभी भी अपने रैंक पे मत जाओ। हमेशा आपकी परसेंटाइल और आपकी एक्यूरेसी वाला जो परसेंटाइल है वो हमेशा 90+ होना चाहिए। ये एक एनालिसिस का अच्छा पैरामीटर होता है, वो उस पर आपको काम करना है हमेशा से। एंड कभी भी अपनी वीकनेसेस से नहीं भागना है। कभी भी देख लेना कि ये प्रायिकता का एक चैप्टर होता है, तो उससे क्या होता है कि लोग स्किप करते हैं कि नहीं करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि उसका एक फॉर्मूला ही होता है, वो ही हमें सीखना होता है, वही मेंस पे पूरी पूरी डीआई आ जाती है। और वो 5 नंबर जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से करा है, अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दिया है, वो कंप्लीट कर लेता है उसको, उसके 5 नंबर फ्री के होते हैं। इसलिए सारा कुछ करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको हमेशा हेल्प करता है। अपनी वीकनेस से कभी मत भागो, उसको फेस करो। फेस करोगे तो सीख जाओगे। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, इतना कुछ टफ नहीं होता है, सीखना पड़ेगा आपको। ऑफकोर्स कंपटीशन बहुत टफ है। एंड हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है आपने। ऐसा नहीं कि मेरी रीजनिंग मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को सिर्फ उसी पे फोकस करना है। इसकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, वो सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि सेक्शनल निकालते निकालते भी मतलब लाइक ये होता है कि इंग्लिश की रह जाती है, क्योंकि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट हमारा जरूर बहुत वीक होता है। तो जैसे मेरा इंग्लिश था, हाँ, मतलब इंग्लिश में मुझे ये रहता था कि मेरी कट ऑफ निकलनी बहुत ज़रूरी होती थी। एंड मैंने उस पर बहुत अच्छे से काम किया है, मैंने उस चीज़ को फेस किया है अच्छे से, मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया है। एंड काफ़ी उस पर मैंने काम करने के बाद मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे। इवन मैं यही बोलूँगी कि क्लरिकल मेंस मेरा मैथ रीजनिंग के बाद अगर किसी ने हेल्प करी है तो वो थी इंग्लिश। तो इंग्लिश पे मैंने अच्छे से ध्यान दिया। आपको भी हमेशा अपने वीक सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी टाइम है, आप दे सकते हो, कर सकते हो उसको अच्छे से। एंड सेकंड चीज़ जो जो क्या है कि आपको प्रीलिम्स के साथ क्या क्या करनी है, आपको करंट अफेयर डेली करना है। देखो मेंस लेवल मैथ एंड रीजनिंग तो आप चलो प्रे के बाद भी कर सकते हो, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बट करंट अफेयर आपको डेली करना ही करना है। ये काफ़ी एक टास्क ही है एक तरीके का, बट आपको करना पड़ेगा बिकॉज कंपटीशन इतना टफ है ना। लोग आजकल
ऐसा करते हैं कि करंट अफेयर पे बस पहले से ही तैयार कर लेते हैं, मतलब यूपीएससी लेवल का तैयार कर करके, मतलब और वो ऐसे एंड ऑल द मीम्स एंड मतलब कि रील से भी मोटिवेशन मिल जाता है लोगों को, नोट लोगों को, मुझे भी मिलता है। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही पड़ेगी। आप इस चीज को ऐसे नहीं लेके कि कर लेंगे, क्लरिकल का पेपर ही तो है, निकल ही जाएगा, देखो ऐसा नहीं होता है। और पीओ से टफ होता है क्लरिकल को निकालना, क्योंकि पीओ का मेंस जो होता है उसकी कट ऑफ काफी कम रहती है, तो आपको सिलेक्टिव चीजें करनी पड़ती है। क्लरिकल का ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा कवर करके चलना पड़ता है, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपकी स्पीड में मेंस के अंदर में मेंटेन होनी जरूरी होती है। तो एक उस तरह का आपको लेके चलना है कि आपको करंट अफेयर डेली करोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स के बाद में। ठीक है, ये चीज हमेशा मेरी ध्यान रखना, डेली करंट किया हुआ आपको फायदे में ही आप रहोगे, आपको कहीं पे आगे जाके इशू नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम सारे बैक टू बैक आने ही हैं। करंट आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, और आजकल तो आता ही बड़ा डीप है, मतलब कि कहाँ से पढ़े कहाँ से छोड़े वाली कहानी है। तो डेली करोगे तो न्यूज के टच में ज्यादा रहोगे, ज्यादा डीपली उस न्यूज को पढ़ पाओगे। तो एक स्टोरी बना बना के उस चीज को अच्छे से याद किया करो। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको डेली करने ही करने हैं। उसके बाद में आफ्टर प्री आपने, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे प्रीलिम्स होता है हम सारे कट ऑफ के पीछे भागने लगते हैं, हमारे 15 से 20 दिन उसी चीज में खराब चले जाते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं गलती काफी उन लोगों की भी है जो एक ही मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके अलग अलग तरीके से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कि मतलब पीछे पड़ जाते हैं, कोई एक टॉपिक शुरू हो गया उसके पीछे पड़ गया, जैसे एसबीआई क्लरिकल का रिजल्ट, ओ माय गॉड। पता नहीं, मतलब कि YouTube पे इतना सभी लोगों को ये पड़ा था, हर एक पर्सन वीडियो बना रहा है, रिजल्ट अब आएगा, रिजल्ट अब आएगा, रिजल्ट अब आएगा। ठीक है, कोई दो तीन न्यूज आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ यूट्यूबर आप डालो, बट उससे मुझे पता है पैनिक होता है काफी। तो आपने क्या करना है, कभी भी कट ऑफ सर्च करने में एंड इन ऑल दीज थिंग्स में कभी आपने जाना ही नहीं है, कभी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। ठीक है, आप टेस्ट दिया है, अपना पेपर दिया है, ठीक है, लास्ट शिफ्ट खत्म हो चुकी है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, उसके बाद एक क्विक रिव्यू देख लो एक बारी जाके यूट्यूब पे कि अच्छा ऐसा सा पेपर आया है, अच्छा ठीक है मेरा ऐसा सा पेपर गया है, एंड देर आर हाई चांस कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है ना कि हो जाएगा कि नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। ठीक है, तो अपनी मेंस की प्रिपरेशन आपने प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही शुरू कर देनी है, ज्यादा इस चीज में टाइम नहीं लेना है कि कर लेंगे, रिजल्ट आ जाने दो, एडमिट कार्ड आ जाने दो। देखो भाई, आईबीपीएस क्लरिकल में मेरा मैं बता देती हूँ, मतलब हमारा ऐसा था कि 22 के अंदर पीओ क्लरिकल का मेंस काफी पास था, मतलब 2 दिन का गैप था, पहले पीओ मेंस था उसके बाद क्लरिकल मेंस था। एंड मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे काफी ठंड वाला मौसम था, जनवरी में एग्जाम थे, कैंसिल होने का प्लानिंग चल रहा था, यूट्यूब पे भी वो एग्जाम कैंसिल होगा कि पेपर नहीं कैंसिल होना ही होना है, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन डाउन हो जाती है। तो कभी भी यूट्यूब पे विश्वास मत करो भाई, ये आईबीपीएस क्लर्क है, इसका आईबीपीएस क्लरिकल पे मत जाओ, ये आईबीपीएस है, इस पे जाओ, सॉरी। ठीक है, आईबीपीएस है ये, आईबीपीएस कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है भाई, उसकी मर्जी है। अगर उसने पेपर कराना है तो उसने पेपर कराना ही है, वो कभी भी इस चीज को डिले नहीं करेंगे, ये एक अच्छी चीज है। तो आप कभी भी इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना, मेरा यही कहना है, आपको अपनी हमेशा ना प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहना है, क्योंकि आईबीपीएस ने भाई पेपर टाइम पे कराना है, उसकी वो एक अच्छी चीज है। तो हमेशा 10 दिन पहले हमें पता लगा कि एडमिट कार्ड आ गए हैं और पेपर होना है, वो 10 दिन में काफी ज्यादा ऐसा हो जाता है, जिसने प्रिपरेशन कर रखी है वो करी चलो। और मेरा यह था कि मैंने करना ही है, मुझे पता था कहीं ना कहीं कि पेपर कराएगा आईबीपीएस। वो 10 डेज में मुझे इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरी प्रिपरेशन पहले से कर रही थी, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा यूट्यूब पे जा जाके कि अच्छा पेपर आगे होगा, अच्छा कैंसिल हो सकता है, अच्छा टाइम मिल जाएगा, नहीं। वही चीज होती है, वही उस टाइम था कि हाँ हम पढ़ने वाले कुछ लोग थे कि लग गए, उस टाइम की वैकेंसी भी मैं कहूंगी अच्छी थी, इस बार भी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, अच्छी वैकेंसी होती है आईबीपीएस क्लरिकल में हमेशा। तो आपने हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, प्री दो, मेंस पे प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, डिसिप्लिन रहोगे ना तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, अगर आप डिसिप्लिन हो तो। ठीक है, और बैंकिंग का तो ये रहता है कि बैक टू बैक पेपर होते हैं, तो आपको हमेशा प्रिपेयर ही रहते हो हर एक पेपर के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट चीज मेंस में क्या करना है, डेली सीए आप करना ही करना है, क्योंकि पेपर प्रीलिम्स के बाद भी 1 डेढ़ महीना रख जाता है मेंस होते होते। तो डेली सीए तो आपने करना ही करना है, पर प्रीलिम्स के बाद आपने क्या करना है, प्रीवियस मंथ की सीए आपने रिवाइज करनी है। कम से कम 4 महीने का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने जब एग्जाम दिया था मेरे सिर्फ 2 मंथ का सीए ज्यादा पूछा था, मतलब लास्ट 2 मंथ का सीए मेरे को काफी ज्यादा पूछा गया था, बाकी कुछ नहीं आया था सच। बट ऐसा हर बार नहीं होता है, उस टाइम तो पीओ में भी यही आया था, बट अगले साल ये हुआ कि पिछले 4 महीने का पूछ लिया। तो हाँ, 6 मंथ का करने की मैं नहीं बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी, बट हाँ 4 मंथ का आपको अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। आपको एक एक इंपॉर्टेंट न्यूज अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और, आपने जब भी मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी है, सिर्फ सीए नहीं करना है, क्वांट और रीजनिंग पे इक्वली ध्यान देना है। आप मेंस की प्रैक्टिस शुरू कर दो, यूट्यूब पे काफी वीडियोस अवेलेबल रहती हैं मेंस लेवल की। उससे भी पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखने हैं, क्योंकि क्या होता है आईबीपीएस का एक फॉर्मेट रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी चीजें आ जाती है, मतलब सेम फॉर्मेट से चीजें पूछ ली जाती है, सिर्फ डेटा चेंज होता है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर साल आपको एक नया फॉर्मेट का डीए तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको अभी आरआरबी के एग्जाम के अंदर भी पता लग जाएगा। वो एक ट्रेंड सा ही मान लो, एक रिवाज है कि एक नई चीज डालनी ही है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो फॉर श्योर। बट आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके देखना है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, कहाँ पे आपने काम करना है। एंड मेंस की चाहे आप एक डीआई करो, चाहे आप एक पजल ही करो, पर मेंस लेवल की प्रैक्टिस जरूर करो। पिछले साल का नहीं, पिछले 4 महीने का सीए आपको टिप्स पे रिवाइज होना चाहिए अच्छे से। मतलब ऐसा होना चाहिए कि पेपर से पहले पहले, मतलब मेन से पहले, मेंस में आप बैठो तो उससे पहले 4-5 बार तो आपको अच्छे से याद किया हुआ होना चाहिए। और किसी एक कंटेंट को फॉलो करो, ऐसे नहीं कि 2-3 जगह से पीडीएफ उठा ली शुरू कर दो, नहीं। क्विज आप अलग अलग जगह से दे सकते हो, बट पीडीएफ जो भी आप फॉलो कर रहे हो सिर्फ एक को ही फॉलो करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। ये एक अच्छा तरीका होता है। और मैंने काफी कुछ इस चीज का सीखा, जैसे अभी हाल फिलहाल मैं यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। नो डाउट मैं बैंकिंग वाले जो भी कोई एग्जाम आते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑफ कोर्स पता होगा सभी को, आपको, कि मेरी पोस्टिंग मेरे स्टेट से डिफरेंट स्टेट के अंदर है। ऑफ कोर्स मेरा नेबर स्टेट है, दूर नहीं है, बट हाँ मुझे घर से तो दूर पड़ता ही है, तो मैं उस वजह से पेपर देती हूँ, क्योंकि क्लरिकल में 6 साल से पहले ट्रांसफर नहीं मिलती अगर आपने अदर स्टेट से फिल किया है। तो उसी वजह से मैं बस कोई एक ऐसा एक एग्जाम सारे नहीं देती मैं, बैंकिंग के एक पेपर, कोई भी ऐसा पेपर जैसे एसबीआई क्लरिकल मैंने दिया था, आरआरबी पीओ मैं दे रही हूँ, कि मेरे को घर के पास पोस्टिंग मिल जाए जस्ट बिकॉज, बट मेरा मेन फोकस वहीं पे है। यूपीएससी का मैं सिर्फ इसीलिए जिक्र कर रही हूँ कि उसकी प्रिपरेशन करने के बाद मुझे इतनी चीज समझ आई है कि एक ही चीज को फॉलो करनी चाहिए। रिवीजन जो होता है वो की होता है आपकी सक्सेस का। अगर आप रिवाइज कर रहे हो ना चीजों को, बार बार रिवाइज कर रहे हो, वो आपको याद रहेगा, वो हमेशा आपको याद रहता है। रिवाइज, प्रैक्टिस, कुछ चीजें, कुछ करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि हमें लिख के भी याद करने पड़ते हैं, क्योंकि काफी चीजें ऐसी आती है। मैथ रीजनिंग हम लिख के याद करते ही है ना, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं तभी तो हमें आती है। ऐसे ही आपने करंट अफेयर में करना है। आपको जो भी करंट अफेयर टफ लगे आप उसको नोट डाउन कर लो, उसको नोट डाउन करो। डेली में भी अगर आप नोट डाउन करोगे ना, मुझे पता है ये टफ लगता है, ये बोलने में इजी लगता है, इसे करना, इसको डिसिप्लिन में लाना, डेली टास्क में लाना, ये थोड़ा टफ है, बट विश्वास करके देखो, डेफिनेटली इट विल रियली हेल्प यू गाइस। आपको इस चीज पे फोकस जरूर करना चाहिए, इस चीज को फॉलो जरूर करना चाहिए, मैं यही कहूंगी। और जब आप लिखते हो ना तभी याद रहती है चीजें। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं एक चीज फॉलो करती हूँ अभी, कि जो भी मैंने रिवाइज किया है वो मैं रिटर्न में करती हूँ। जैसे मैंने पढ़ के छोड़ दिया कोई टॉपिक, उसको मैं लिखती हूँ, मैं कितना उससे निकाल पा रही हूँ, जो मैंने टॉपिक से लिखा है वो लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ, हर दिन मेरा ना बढ़ती जा रही है क्वालिटी लिखने की, कि मैं उसमें से कितने याद रख पा रही हूँ वो मैं नोट डाउन करती हूँ। वैसे ही आपने करना है, क्योंकि बैंकिंग में इतनी न्यूज नहीं होती है कि आप नहीं कर पाओगे। आप बैंकिंग के रिलेटेड आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज आपने अच्छे से करनी है। ये पूछने बुक्स एंड ऑल, ये चीजें तो पूछनी छोड़ दी आजकल बैंक वालों ने, ये तो पूछना ही नहीं है उन्होंने टफ से टफ क्वेश्चन पूछना है। तो वही चीज है कि आप कोई एक न्यूज पढ़ो, उसमें से लिख के देखो। डेली का अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो, शाम को लिखो कि आज क्या क्या आपने पढ़ा है, ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक सा लिख लो, छोटा छोटा, कि अच्छा ये वाली न्यूज आई, अच्छा ये वाली न्यूज है, पूरा डिटेल में ना लिखो। तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, अगर किसी को करंट अफेयर याद रखने में प्रॉब्लम होती है, या उनको रियल एग्जाम में 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, तो एक अच्छी चीज है, अगर आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में
इंग्लिश जो मेरा फोबिया रहा है हमेशा से, मैंने पहले भी जिक्र करा है वीडियो में आगे। तो इंग्लिश का ऐसा होता है कि मुझे टफ इसलिए लगता था क्योंकि मैं फोकस करती थी सिर्फ ग्रामर पे, और ग्रामर का ये रहता था कि ग्रामर से कुछ ऐसा है सच आता नहीं है, ज्यादा मेन फोकस हमें रीडिंग पे करना होता है। तो एडिटोरियल आपने पढ़ना ही पढ़ना है, प्रीलिम्स से पहले भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है आपने। और मेंस में आपने क्या करना है, मेंस लेवल आरसी देखना है, ठीक है। आरसी मतलब ये टफ कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लेना, उसमें बड़े बड़े आरसीज होते हैं, वो आपने जरूर फॉलो करने हैं, मतलब उनको प्रैक्टिस करना है, उनको अच्छे से रीड करना है, उनका अच्छे से क्वेश्चन आंसर निकालना है। अगर आप आरसी भी करके चले जाओगे ना अच्छे से, आपकी आरसी में भी स्पीड होगी। तो मेंस में देखो 4-5 आरसी आते हैं, ठीक है। और उन आरसी में से आप 2-3 आरसी भी उस टाइम पीरियड में कर लोगे ना, तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। मेरे हिसाब से तो मैं तो सिर्फ कट ऑफ ही निकाल सकती हूँ इंग्लिश की, मेरा इतना ही है। बट आरसी उस टाइम आरसी की वजह से ही मैं कहूंगी कि मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आए थे, क्योंकि मैंने 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करी थी आरसी एंड एडिटोरियल की। मैंने रीडिंग हैबिट बनाई हुई थी कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो मर्जी पढ़ना पड़े, पढ़ना तो है ही, आधे घंटे लेके बैठना है, एडिटोरियल लेके बैठो चाहे कुछ भी पढ़ लो उसमें से, ठीक है। क्योंकि करंट तो अपने अलग से करना होता तो जरूरी नहीं है कि एडिटोरियल ही करना है। एडिटोरियल इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उससे रिलेटेड आरसी आ जाता है कई बार पेपर में। तो आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ो, बस आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप फास्ट पढ़ो उस चीज को, आपको जल्दी से समझ आए कि क्या है क्या आरसी में और कैसे उसका आंसर करना है, ठीक है। जब जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आरसी की वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे कट ऑफ भी अच्छी खासी निकलने के बाद मेरे ऊपर भी नंबर थे, मैंने ओवरऑल भी मेरे कट ऑफ से 10 मार्क्स अबव थे। तो गाइस आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर इंग्लिश कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। तो मेरा सच्ची में काफी वीक पार्ट रहा है इंग्लिश हमेशा से, और पहले मेरा ये रहता कि मैं हमेशा आरआरबीज पे फोकस करती थी। पर मुझे जब आईबीपीएस क्लरिकल मेरा पेपर निकला था, मुझे विश्वास एक बार के लिए नहीं हुआ था कि ये कैसे निकल गया, इसमें तो इंग्लिश थी। तो यस, किसी भी चीज का फोबिया लेके नहीं चलना है आपको, हर एक चीज करनी ही पड़ेगी, ये माइंड में लेके चलो आप। क्योंकि आज के टाइम पे जॉब लगना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, लोग 2-2 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोग ग्रेजुएशन टाइम पे ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका पेपर निकल जाता है। तो उस लेवल का कंपटीशन है, तो ऑफकोर्स उस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो थैंक यू, आपने हाँ, इतनी मेरी वीडियोस अगर आपने पूरी सुनी है तो आपको जरूर इस चीज़ का जो है फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने अननेसेसरी बात करी है, जो बात थी पॉइंट टू पॉइंट हमने बात करी है, रिलेटेड ही करी है, कोई अदर भी नहीं है, रेलेवेंट बिल्कुल टॉपिक था, रेलेवेंट बिल्कुल बातें थी। बट मैं यही कहूँगी कि जितना फोकस रहोगे, जितना डिसिप्लिन में रहोगे, जितना कंफर्ट जोन से बाहर आके चीजें करोगे, उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। मुझे पता है काफी लोगों का आईएसबीआई क्लरिकल नहीं होगा, लास्ट होप थी उनकी। बट अगर किसी के पास अभी भी होप बची हुई है तो मैं चाहती हूँ कि आप खड़े हो जाओ, शुरू करो अपनी प्रिपरेशन। खड़े होने से मेरा मतलब है कि किसी किसी की होती है होप मर जाता है कि देना ही नहीं है पेपर, होना ही नहीं है, ऐसा फील होता है। क्योंकि मेरा भी एसबीआई क्लरिकल मिस हो गया है, और मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन करी थी, इसलिए मुझे काफी बुरा भी लगा था कि कितना मैंने मुश्किल से टाइम मैनेज किया था। मैं 2 घंटे भी नहीं सो पाती थी, ऊपर से इतना हेक्टिक जॉब होती है बैंकिंग की, और उसमें हमें पढ़ना भी होता है, कवर भी करना होता है। तो मैं उस एक एक मिनट को यूटिलाइज करती थी, मैं नहीं, मुझे मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ, मुझे काफी बुरा फील हुआ। बट यस, मैं फिर से प्रिपरेशन शुरू कर रही हूँ, एंड मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगी। और ऑफ कोर्स मैं सिलेक्शन लेके ही छोड़ूंगी, ऐसे नहीं मैं छोड़ने वाली है, मैंने शुरू किया है तो मैंने सिलेक्शन लेना ही है। एंड ये आपका एक मोटिवेशन, कहीं ना कहीं आप एक मोटिवेशन ढूंढो। जैसे मेरा मोटिवेशन मेरी मदर है, मतलब मैं मेरी मम्मा का फेस देख के ऐसा हो जाता है कि नहीं, मैंने उनके लिए तो करना ही है। ऑफ कोर्स मैं कर चुकी हूँ, मैं 22 ईयर की एज में मैंने ज्वाइन किया था बैंक, और मैंने 1-1.5 साल प्रिपरेशन अच्छे से करी है, मैं 2 साल तो मेरे को लगे हैं खैर, बट हाँ कि ज्यादा टाइम नहीं, मैंने जब तक ज्वाइन किया था तो मेरे को 2 साल हो गए थे प्रिपरेशन करते हुए। तो हाँ, आपके पास भी एक ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए हमेशा। सबके पेरेंट्स होते हैं, किसी का कोई ब्रदर सिस्टर होता है, किसी का कोई और रीजन होता है, मतलब कोई ना कोई आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए बस। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। राधे राधे।